ओके आज जो होमवर्क दिया है उसकी एक एडजस्टमेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलें, खामोश हो जाएं, एज्यूम करें लबों को सी दिया। अच्छा मादरत। एडजस्टमेंट नंबर 8 है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय P2S, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। चलिए आप करके आए, कल डिस्कस करते हैं। फिलहाल पास पेपर निकाल लें। मैंने तो कहा शायद छुट्टी हो गई है। जी पास पेपर निकालें, पेज 152। अच्छा माय डियर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। आपको एडजस्टमेंट आसान बड़ी है, लेकिन ज़रा समझनी है। आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है जो सवाल मैं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो सवाल आपको रेफ़र करने के लिए निकाल रहा हूँ। आपको उन सवालों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कल ना सवाल आपको होमवर्क में दिया था, निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 33, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आसान आसान सी चीज़ें हैं, बस अटेंटिवली समझनी है। मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 2003, तो चीज़ें हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी पता है। आई कैप उनको कैसे टेस्ट करा है, शायद इसके ऊपर ये क्लास है। और पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है? 1 जुलाई 2002 को। माय डियर, कितने महीने पहले? 9 मंथ्स पहले। इसको कहा करेंगे मिड ईयर एक्विजिशन। बोलें, मिड ईयर एक्विजिशन के सवालों में P2S और S2P की जो सेल ऑफ गुड्स है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो आई कैप टेस्ट कर रहा है। वो क्या है कि उसने होमवर्क के सवाल में लिखा हुआ था इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को इतनी चीजें बेची। पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड का मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह विद इन दीज 9 मंथ्स, विद इन दीज 9 मंथ्स पेरेंट ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने पेरेंट को इतनी चीजें। इसका मतलब है पेरेंट सब्सिडरी बनने से पहले ये आपस में चीजें एक दूसरे को बेचते नहीं थे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है बेचते हो जिंदगी में, किसी सवाल में लिखा हो। ये था सवाल कल के होमवर्क का। कल के क्लास वर्क में लिखा हुआ था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को मिड ईयर में एक्वायर किया, और वहां भी जाके देखें लिखा हुआ था इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये जो आपस की सेल है ये कब की है? 11 महीने की ही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दो सवाल मैंने आपको दिखाए, क्वेश्चन 32 और क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 32 और 33 पेज 75 और 76। इन दोनों में मिड ईयर एक्विजिशन थी, और जब PS को और SP को चीजें बेच रहा था तो उसने एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत लिखा था
कि शोहर बीवी बनने के बाद, यानी जब पेरेंट ने सब्सिडी उसके बाद आपस की सेल हो रही है। इस सवाल में भी मिड ईयर एक्विजिशन है। एट 31 दिसंबर 15, ये ईयर एंड है। ऑन यकम में, so that is a mid-year acquisition, just like a question 32 and 33. But here he has taken a panga. During the year were as follows. So now this is, इसको हम इस तरह करेंगे highlight. Now this is really alarming. It is not post acquisition. In question 32 and 33, it was पोस्ट एक्विजिशन, पेरेंट सब्सिडरी बनने के बाद की सेल दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर इन्ना लिल्लाह पेरेंट सब्सिडरी बनने के बाद की सेल नहीं, ये पूरे 2015 के साल की सेल है। सो दैट इज अ पंगा बीइंग टेकन बाय आईकैप। सो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, ये मिड ईयर एक्विजिशन के सवालों में होगा। अगर कई साल पहले खरीदा हुआ फिर तो टेंशन ही नहीं, ये पढ़ना सिर्फ मिड ईयर एक्विजिशन के सवालों में है। नाउ व्हाट वी विल डू, मोहतरम, इस सेल को आप कैंसल आउट नहीं करेंगे। वो जो आदत नहीं पड़ी हुई, इसको सेल में से निकाल दो, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल दो, इसको सेल में से निकाल दो, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल दो, इसको आप कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेल में ऐसी सेल भी पड़ी है जो पेरेंट सब्सिडरी की नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट सब्सिडरी नहीं थे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी तो कब हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह यकम मई को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर ये सेल कर रहे थे तो सेल के ऊपर हेडिंग देना P2S, ये तो बोंगी होगी। आई वॉज नॉट P एंड शी सेड आई वॉज नॉट S एट दैट टाइम, बिकॉज यू वॉज यू एंड आई वॉज आई, यू वर यू, चलो जो भी हो अंग्रेजी। सो इट इज अ पंगा। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं। OL कौन है? पेरेंट है। तो P2S में जो सेल है ना, वो मेरे ख्याल से 60 ना लीजिएगा, 60 ज़रब 8 बरा 12 ले लीजिएगा। कितनी? समीउल्लाह, आप पेशावर बैठे हो, जल्दी से कैलकुलेटर ले आओ मेरे घर से। 40 अनसोल्ड नहीं, इसको नहीं छेड़ना, ये तो क्लोज, ये तो बैलेंस शीट डेट का स्टॉक है, ये तो बैलेंस शीट डेट का स्टॉक है, इसमें कोई पंगा नहीं, इसकी खैर है। और अनसोल्ड का प्रॉफिट यार खुद ही निकाल लें। 20 डिवाइडेड बाय 125 ज़रा 25 कितना? 4। तो इस तरह करना था माय डियर। आपने आपस की सेल क्या समझनी थी, 60, या आपस की सेल आपने समझनी थी 40? आप नोट कर लो, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। जी माय डियर, मैं लेता हूं सवाल आपका। अनसोल्ड पांच डिवाइडेड बाय 100, हाँ 5 डिवाइडेड बाय 100 जरा 20। तो अब बताएं ट्रायंगुलर अप्रोच में कितना कैंसल आउट होगा? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से 20 और उधर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से 40। तो ये वाली छुरी हमने कभी नहीं चलाई थी, वैसे इस वर्किंग में आज तक छुरी नहीं चलाई, तो इस वर्किंग में भी हमें छुरी चलानी। वो वाली पुरानी छुरी अपनी जगह चलानी है, मिड ईयर एक्विजिशन का सवाल है, पुरानी छुरी अपनी जगह चलानी है, उसको मैंने नहीं इतराज करा, ये एक नई छुरी चलानी है। सो टेल मी द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन। इन सवालों में क्या लिखा हुआ था? पोस्ट एक्विजिशन। और वर्सेस इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? भाई ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें ये छुरी चलानी पड़ी। बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है। बाकी एक रेयर सर्कमस्टांस में मसला हो सकता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं।
जो हजरात लेट आए हैं, मैंने ये कहा था कि जिन सवालों में मिड ईयर एक्विजिशन है ना, वो हमने 2 सवाल ऐसे किए थे, उनमें पोस्ट एक्विजिशन लिखा हुआ था, यानी शोहर बीवी बनने के बाद आपस की सेल हो रही थी। तो हम मेरे ख्याल से चुप करके ना इन सवालों में बस 80 को उठा लिया करते थे, क्योंकि ये टेंशन ही नहीं। 80 को इसलिए टेंशन नहीं उठाने की कि 80 पोस्ट एक्विजिशन है। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या है? पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है यकम अगस्त 15 के बाद है, अल्लाह का शुक्र है, वो जब भी हमें क्या पेरेंट्स सेक्रेटरी बनने के बाद है। लेकिन इस सवाल में पास और क्वेश्चन 4 में वर्स्ट चीज है आपस की सेल ड्यूरिंग द ईयर पे भी मुझे मसला नहीं था, लेकिन मसला तब हुआ कि ये सवाल मुझे बाद में जाके पता चला मिड ईयर एक्विजिशन कहती है। ये मसला था मुझे। मिड ईयर एक्विजिशन के सवाल में अगर ड्यूरिंग द ईयर की सेल दे दो, वो तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ वही वाली सेल कैंसिल करूंगा जो तुम्हारे शोहर बीवी बनने के बाद की है। हाँ, एक मसला सवाल में हो सकता है जो मेरा नहीं ख्याल वो टेस्ट करेगा, वो ये कि यहां 41 पड़ा होता, 60 में से 40, तो फिर मेरे ख्याल से यहां 41 अजीब सी बात बन जानी थी कि शोहर बीवी बनने के बाद बेचा 40 और पड़ा 40। मेरे ख्याल से फिर पड़ा अगर 41 होता तो आप इसको भी काट के 40 कर देते, क्योंकि 1 जो स्टॉक पड़ा है वो शोहर बीवी बनने से पहले वाला पड़ा हुआ है, वो जैसे मर्जी बिके उसकी टेंशन नहीं है हमें। ऐसा खुदा ना खासा अगर पंगा लेता कि मेरी अनसोल्ड वाली फिगर सोल्ड वाली फिगर से ज्यादा आ जाती, तो ये इम्पॉसिबल टाइप सिनेरियो होता। तो इसमें फिर मैं इसको काट के मजबूरन किस पे कर लेता, 40 पे। तो मैंने कहने की कोशिश ये की है, अगर यहां 41 लिखा होता तो यहां 40 ही लिखते। अब सवाल कर लें। नहीं, इसको इससे ये मतलब नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर भी तो आगे लिखा हुआ, इंटर कंपनी लिखा हुआ है, इंटर ग्रुप तो नहीं लिखा हुआ, यानी ग्रुप बनने के बाद। कंपनीज तो पहले भी कंपनीज थी, अब भी कंपनीज है। नहीं 20 तो हमें ज्यूम यही कर रहे होंगे ना कि वो इस 40 में से पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया होगा, वो 40 में से ही पड़ा हुआ है। और ये 5 भी अल्लाह का शुक्र है इसी 20 में से पड़ा होगा, पुराना तो नहीं पड़ा होगा। ओके, नहीं प्रोपोर्शनेट नहीं करना, बस ये इसी में से पड़ा हुआ है। अच्छा आगे चलें। ये एडजस्टमेंट कोई बंदा कर दे, अब तो करना तो वही है ना, ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल देना है, इसे कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देना है, और इट विल हिट एस प्रॉफिट 1 रुपया, और वो 4 रुपये विल नॉट हिट द एस प्रॉफिट। आगे तो आपको पता ही है करना क्या। अब मुझे अगले की एंट्री कर दें। इसकी एंट्री कर दें। चलें जी, अमाउंट्स बता दें। यूएल कौन है? सब्सिडरी। सेटल्ड द बैलेंस, खत्म कर दिया, उसने 0 कर दिया है, सब्सिडरी ने पेमेंट कर दी है। सब्सिडरी सेटल्ड द बैलेंस by issuing a check of 30. However, check was not received by parent till year end. लेकिन पेरेंट को ईयर एंड तक ये चेक नहीं मिला। अच्छा, अगर किसी एक ने 30 का चेक देके सेटल कर दिया है, सेटल का मतलब है कि अब कोई पेएबल तुम्हारी तरफ, तो मेरे ख्याल से 30 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको इस तरह लिख सकता हूं कि इसमें 0 पड़ा हुआ है, 30 तो नहीं पड़ा हुआ, ये तो नहीं इसमें बोंगी मास्टर के इसमें 30 पड़ा हुआ है, बल्कि उसने 30 सेटल कर दिया है। सेटल करने का मतलब ये है करंट लायबिलिटीज डेबिट कैश क्रेडिट, उसने सेटल कर दिया। हाउएवर इट वाज नॉट रिसीव्ड बाय पेरेंट, मींस पेरेंट वुड प्रोबेबली हैव बीन शोइंग इट एज अ रिसीवेबल। तो पेरेंट की किताबों में अभी तक 30 नजर आ रहा है। सेटल्ड का क्या मतलब होता है? कॉलेज वाले किसी बंदे ने पूछा आपसे रोक के कि यार वो आप कॉलेज में एंटर होने लगे हो, क्लास में आपने फीस नहीं दी, आपने कहा मैंने तो सेटल कर दी है। इसका मतलब होता है आपका पेबल 0 है, आपका पेबल 0 है। कॉलेज वालों ने कहा नहीं यार, हाँ हमें तो रिसीव नहीं हुई, आपने फौरन
दोस्त को फ़ोन किया, यार वो मैंने तुम्हें सुबह पैसे भेजे थे, मैं ज़रा लेट हो रहा था, मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे कि कॉलेज में दे, ओहो यार मैं भूल ही गया। तो आपने अपनी किताबों में लाइबिलिटी जीरो कर ली हुई है, लेकिन भेजने वाला अभी तक पहुंचा नहीं, तो कॉलेज वालों की किताबों में तो रिसीवेबल उधर ही खड़ा होगा ना, क्योंकि उनको अगले साल पैसे मिले हैं, सवाल में लिखा हुआ है। तो लेने वाले की किताबों में 30 नजर आ रहा होगा और देने वाले की किताबों में 30 भेजा था इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैंने देने वाले की किताबों में, चेक देने वाले की किताबों में लाइबिलिटी जीरो लिखी है और लेने वाले की किताबों में रिसीवेबल 30 लिखा है। लेकिन अब इसको कैंसिल करना है, ये तो पड़ा हुआ है ना, इसको आप कैंसिल करना है। करें, शोहर तू मान जा 30 नहीं लेने, बीवी तू मान जा तूने जीरो नहीं देने, क्योंकि तूने तो दे दिए हैं। वैसे तो सवाल में लिखा हुआ है कि नॉट रिसीव्ड, वहीं से पता चल रहा है इन ट्रांजिट 30 है। बैलेंसिंग निकालना है, बैलेंसिंग निकालना है। तो ये इसकी एंट्री है जी। पेरेंट ये क्या है, वो मैंने ना बीवी को मशवरा दिया था, हर महीने बीवी को मशवरा देने के 1 मिलियन लेता हूँ, 12 मिलियन मेरी इनकम में आ रहे हैं। ये कौन सा सवाल करेंगे, अटेंटिव करते हैं। वो मैंने ना बीवी को ना मशवरा दिया था, तो मैंने 12 मिलियन कमाया उससे। बीवी तुम्हारी किताबों में क्या खर्चा आ रहा है, वो श्योर उसको मैंने 12 मिलियन दिया है, मैंने खर्चों में रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके अलावा तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। और नहीं, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, अजीब सा बिजनेस है तुम लोगों को, तुम्हारी कोई इनकम नहीं, मेरी सेल वगैरह है वो मैं अभी दिखा नहीं रहा आपको, ये बस मेरी यही इनकम है। तो इसको हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या क्या करेंगे, सुबह की क्लास में क्या कहा था, कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए अदर इनकम में से माइनस कर देंगे 12, माइनस कर देंगे 12, और डू नॉट हिट वर्किंग 5। इसी तरह ये 12 रुपये क्या है, वो मैंने लोन दिया हुआ था बीवी को, उससे 12 रुपये इंटरेस्ट इनकम कमाई है मैंने। बीवी ये क्या है, वो मैंने लोन लिया हुआ था उससे, तो मैंने 12 रुपये उसको इंटरेस्ट पे किया है। तो ठीक है, आप अदर इनकम में से 12 माइनस कर दें। बाजी आप फाइनेंस कॉस्ट में से 12 माइनस कर दें, कर दूं बाजी, कर दें, कर दूं, कर दें। तो ये 12 फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस कर दिया, और डो नॉट हिट वर्किंग 5। वर्किंग 5 में इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंट्रोल Z 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 नॉट वर्किंग। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि पी वैसे मशवरा देने की क्या एंट्री करता है, मैं तो लूंगी मशवरा, ले फिर मशवरा, एडमिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये वो एंट्री करते हैं अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और अगर रिसीवेबल पेबल हो तो वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं तो अभी ज्यूम कर रहा हूँ सारा रिसीव हो गया। ये तो वो करते हैं ना, बाद में इसको कैंसिल भी करना होता है, अदर इनकम में से माइनस करना होता है और एडमिन एक्सपेंस में से माइनस करना होता है। ये तो तुम लोगों ने जो किया वो है ना, हम तो ये करेंगे।
पेरेंट ने 25 लाख चार्ज किया है। अगर पेरेंट ने चार्ज किया है 25 लाख रुपए तो मशवरा किसने दिया होगा? सोचें जरा, पेरेंट ने चार्ज किया है 25 लाख रुपया, पेरेंट ने मशवरा दिया होगा ना, फिर उसने पैसे चार्ज किए हैं, सब्सिडी को तो बेचारे को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर पेरेंट ने 25 लाख रुपए मंथली, 25 लाख रुपए मंथली 2.5 इंटू 8 कितना बन रहा है? 20 मिलियन। बीवी तो मैं 25 लाख का मशवरा दिया करूंगा महाना। बीवी ने कहा लूट है 25 लाख में मशवरा, ये तो ऑलमोस्ट मुफ्त में है, मैं तो लिया करूंगी। वरना आजकल के कंसल्टेंट्स लॉयर 40-40 लाख में महीने के मशवरे दे रहे हैं। बीवी अगर थोड़ी सी अकल होती तो मशवरे ना ही लेने पड़ते। इस तरह बातें नहीं सोचनी। ओएल चार्ज्ड 25 लाख रुपए मंथली टू बीवी फॉर मशवरा फीस प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन। इस लाइन को पढ़ के मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था, कई सालों से ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं, तो इसलिए इस साल भी मुझे ये लाइन पता थी। तकरीबन 8 साल हो गए ये लाइन पढ़ते हुए। अच्छा, किधर रहेगी? अब तो लाइन भी नजर नहीं आती। तो 2016 वालों ने आके बताया था हमारे साथ क्या क्या हुआ, फिर 17 वालों को बताया, 18 आप 24 वालों को बता रहे हैं। 24 वालों के साथ जो होगा 25 वालों को, 25 वालों के साथ जो होगा 26 वालों को बताया जाएगा। हमें जो हमारे साथ जो होने वो हमें बताएं, आपके साथ क्या होना है मुझे क्या बताया यार, तो अगले वालों को बताना होता है। यही तो सी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी 70-80% एडजस्टमेंट्स तो हैं सवाल में मार्क्स देने वाली, कोई मसला नहीं होता। ओके, अच्छा अगर यहां तक लिखा होता ना, अगर से यहां तक लिखा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 ज़रब 8 पेरेंट की अदर इनकम में पड़ा होता। मैं ज्यूम करता, सवाल नहीं बताएगा तो सेपरेट फाइनेंशियल में एंट्री सही हो गई है। 20 लाख पेरेंट की अदर इनकम में पड़ा होता और 20 लाख सब्सिडरी के एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा था। अल्लाह का शुक्र है इस सवाल में रिसीवेबल पेबल का चक्कर कोई नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं अनपेड है, इस तरह पेमेंट्स होनी है, क्वार्टरली होनी है, एनुअल पेमेंट्स हैं, सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं, इस तरह का उसने बताया नहीं। तो रिसीवेबल पेबल का फटा नहीं है, खाली P&L के एंगल से ये एडजस्टमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है अदर इनकम में इसने 20 डाला होता, इसने खर्चों में 20 डाला होता, तो मैं दोनों जगह से माइनस माइनस कर देता। तो इस एडजस्टमेंट ने ऐसे पोस्ट होना था, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पर -20 ये हो जाना था। तो दिस एडजस्टमेंट शुड हैव बीन पास्ड। अगर पेपर में क्या लाइन लिखी होती जरा पढ़ें। शोहर ने 25 लाख रुपए हर महीने बीवी को चार्ज किए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मशवरा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन से उसने खरीदा है उसी दिन से ये पैसे ले रहा है। तो फिर मैं क्या करता पेपर में, जल्दी बताएं। डू नॉट हिट वर्किंग 5 और एडमिन एक्सपेंस में से 20 निकाल देता और अदर इनकम में 20 डाल देता। This adjustment would have been passed if the काले के थल्ले वाली line would not have been there. But let's see who did what. OL charged 25 lakh monthly to BV for management services provided from the date of acquisition and has credited it to other income. जालिम, तूने अदर इनकम में डालना था। ओ तेरी खैर, मैंने अदर इनकम में क्रेडिट करने की बजाय खर्चे कम कर दिए। मैंने इनकम बढ़ाने की बजाय खर्चे कम कर दिए। ठहर जा, मुझे सोच लेने दे तूने किया क्या। तुझे क्रेडिट करना चाहिए था अदर इनकम को, तूने इनकम बढ़ानी थी, उसकी बजाय तूने खर्चे कम कर लिए। इससे प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इससे आरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, बैलेंस शीट के सवाल में इसका मैंने कुछ नहीं करना, साइड पे हो। अच्छा जी, P&L दोबारा पढ़ें जी। OL हैज चार्ज्ड, क्रेडिट तो OL नहीं करना था ना, एंड OL हैज क्रेडिटेड टू। हाँ, ये चीजें नहीं पता चलती सर मुझे पेपर में। ये जो आपने डैश डाल के OL डाला है ना, ये कभी पेपर में बैठे हो तो आपको पता चले। भाई बात ही OL की हो रही है ना, और क्रेडिट वैसे भी OL ने करना है, उसने तो डेबिट करनी है चीजें।
OL हैज क्रेडिटेड टू खर्चे। OL को इसे डालना कहां चाहिए था? इनकम में डालना चाहिए था या खर्चों में माइनस करना चाहिए था? खर्चों में क्रेडिट कर दिया ना, खर्चे कम कर दिए। एक रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं। ऐसा करते हैं, पहले एरर रिमूव करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करते हैं। तूने अदर इनकम में नहीं डाला, डाल अदर इनकम में, अदर इनकम में डाल। तूने खर्चे क्रेडिट कर दिए हुए हैं, ड्रामे तुझे खर्चे क्रेडिट नहीं करने चाहिए थे, क्रेडिट कर दिए हुए, क्रेडिट का डेबिट का डेबिट। ये होगी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये हो गई। लेकिन माय डियर, ये पी की किताबों के अंदर रहते हुए हमने किया है, ये पी की एरर है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर रिमूव हो गई। इसके बाद कंसोलिडेशन के एंगल से एक एडजस्टमेंट करें। आप पेरेंट की अदर इनकम में 20 नजर आ रहा, वो तो सेट हो गया ना, एडमिन एक्सपेंसेस तो गलत चीज थी, वो तो किताबों से रिमूव हो गई। आप पेरेंट की किताबों में अदर इनकम नजर आ रहा। कंसोलिडेशन के एंगल से मैं जनरल एंट्री नहीं लिख रहा, मैं वही कर रहा हूं जो सुबह करवाया था। अदर इनकम में से माइनस कर दें 20। सब्सिडरी के बारे में उसने बताया ही नहीं सवाल में, उसने गलती क्या की है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडरी के बारे में अगर कुछ नहीं बताया सवाल में, उसने गलती क्या की है? तो सब्सिडरी ने अल्लाह का शुक्र है खर्चों में ही डाला होगा। वो अगर शोर बोंगे तो बीबी बोंगी नहीं होगी, दोनों अलग खानदान से हैं, एक गुज्जर है दूसरी प्राचा है, तो हद होगी यार, ये गुज्जर है। यस ही इज गुज्जर, गॉट इट, मे अल्लाह गिव हिम प्राचा। अच्छा सॉरी, और एडमिन एक्सपेंसेस में से 20 निकाल दें। चलें जी, कर लें। और अगर किसी का और मशवरा है तो वन कैन मीट मी इन मार्च इंशाल्लाह। हाइब्रिड प्लीज इस तरह नोट कर लें, मोबाइल तो घर में भी होगा, अल्लाह और मोबाइल दे आपको, सुबह के लिए अलग मोबाइल, दोपहर के लिए अलग मोबाइल, रात के लिए अलग मोबाइल, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो फोकस करें जो कर रहे हैं। गूगल मैप्स, सब्र सीख लिया है आप लोगों ने गूगल मैप से? आपको कई दफ़ा कहा सब्र सीखना है, जितना मर्जी गलत मुड़े उस बाजी की टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजी को बाजे में बदल सकते हैं ऑप्शन सेटिंग्स में जाके। अच्छा कभी उसने बोला टर्न राइट? यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें समझ नहीं है पूरी जिंदगी मेरी बातों की? इस तरह कहा कभी उसने? मैं तुम्हें समझा नहीं सकी, मैं कभी कहा उसने इस तरह की बातें की उसने? ओके पोस्ट करें माय डियर इसको। अच्छा अनलकीली आप घर जाके देखिएगा कि सवाल में ना अदर इनकम आ नहीं रही, सवाल में अदर इनकम आ नहीं रही, खाली क्या आ रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं माय डियर? 115 और 102। यार माओ बिल्ली को अंदर ही ले आओ। 115 और 100, यार वो छुरी चलानी होती है, अभी उसकी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, वो सवाल में एक छुरी चलानी थी, और 0 जमा 0। अब सबसे पहले एरर रिमूव करें। पेरेंट को कहां डालना चाहिए था? 20 को डालें अदर इनकम में। पेरेंट ने कहां क्रेडिट कर दिया? एट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जहां क्रेडिट किया वहां जाके इट इज ए रेक्टिफिकेशन इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ पास आ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि इससे वर्किंग 5 हिट होगी रेक्टिफिकेशन से? यार इससे असल में वर्किंग 5 हिट नहीं होगी, क्योंकि इनकम से भी एस प्रॉफिट बढ़ना ही था। ठहर जा मुझे समझ आ रही है, तू चुप कर जरा।
इनकम से भी प्रॉफिट बढ़ना ही था और खर्चे कम करने से भी एस का प्रॉफिट बड़ा ही होगा, तो एस प्रॉफिट पे शायद इसका फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करें, अल्हम्दुलिल्लाह कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बताएं, पेरेंट की किसमें नजर आ रहा है? अदर इनकम में। ये नजर आ रहा है 20 आपको? अब ये निकालें यहां से। अच्छा ये वो 20, ये नहीं नजर आना चाहिए अब आपको, ये कोई गलती सही करके मर गया, ये नहीं नजर आना चाहिए अब आपको 20, ये धोखा है। पेरेंट की अदर इनकम में आपको 20 नजर आ रहे, इसको निकाल लें, और एस के खर्चों में 20 पड़ा हुआ इस 102 के अंदर। ये वाला 20 कुछ और है, ये वाला 20 पेरेंट की किसी गलती को सही कर रहा है। बात डीप डाउन तो नहीं होगी ज्यादा, ये वाला 20 पेरेंट की किसी गलती को सही कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं अब? पेरेंट की अदर इनकम कम कर रहा हूं और सब्सिडरी के खर्चे कम कर रहा हूं, -20। तो इस तरह ये एडजस्टमेंट पोस्ट करनी थी। कुछ बच्चों ने क्लास के बाद आके कहा अच्छा हम कुछ भी ना करें, ठीक है कुछ भी ना करें, क्योंकि हमने किया भी नहीं था कुछ, हमें समझ ही नहीं आया था, और एग्जामिनर ने समझ लिया कि इसके डीप डाउन जाके समझाए और कुछ नहीं किया और कुछ क्लास पेपर में के बाद मिले, हमने तो 2.5 सीख मंथली भी लिखा हुआ था। चलो इसी गम में पानी पिए आज। ये सही है, वैसे इधर ही करा रहे हैं, मैंने कौन से घर जाके करने होते हैं, ये सही काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, ये किसी दिन टाइम मिला तो सवाल को कर लीजिएगा, आज मिला आज कर लीजिएगा। ये ब्रांड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, और ये जो बोंगी सी एडजस्टमेंट कल की क्लास में हमने पढ़ी थी कि मशीन की बीवी इन्होंने दी नहीं थी, उल्टा मशीन की डेट ऑफ परचेज भी दे दी थी और कॉस्ट भी दे दी थी और ओरिजिनल लाइफ भी दे दी थी। ये वाली एडजस्टमेंट आपको भी टेस्ट में कराई थी। और आगे तो वो NCI इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, इट मे बी एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज हैड एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए हमने छुरी चलाई थी 8/12 वाली। ओके माय डियर, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। टाइम मिला तो क्वेश्चन 4 होमवर्क में कर लीजिएगा, वरना कोई करने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसी किसी को होता है ना कि मेरे पास तो टाइम ही बड़ा है आज, कभी ना कभी कर लीजिएगा। मैं तो आज ही कर लूँगा, इनकी बातों में नहीं आना मैं साथ ही मान के, मेरी लीज भी उधर से फारिग होने वाली है, IS 38, वैसे ही मैंने 10 दफ़ा रिवाइज कर लिया हुआ है, साथ वाले को बताता नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 2014 गैलेक्सी एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बेटा लिमिटेड। आई नो इट्स बीटा सिंस 2015, नहीं उससे पहले भी, बट मेरी क्लास है। इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, आप लोगों को भी राइट है सही कराने का, क्योंकि हो सकता है मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 30/जून 2015, शेयर कैपिटल RE, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसमें ना असल में सवाल में क्लोजिंग RE मिसिंग थी, तो इसको वर्किंग 6 में आपने ले जाना था। देखना अजीब तरीके से डाटा दिया हुआ है ऐसे ही, बस इसको आपने वर्किंग 6 में ले जाना था और क्लोजिंग RE निकाल लेनी थी 60, ऐसे ही ना माय डियर, बोले ना, क्लोजिंग RE निकाल लेनी थी 60। डिविडेंड तो है नहीं ना, तो ओपनिंग RE 30/14 मेरा 15 ईयर एंड है ना, ओपनिंग RE प्लस पैट इज इक्वल टू क्लोजिंग RE। तो अगर आप वर्किंग 6 में ले जाते तो भी ठीक था, अगर वैसे ही कैलकुलेटर पे निकाल लेते तो भी ठीक था। आप बताएं ये 24 कहाँ लेके जाना, वर्किंग नंबर 2 में, और ये TRE को CRE में ले जाओ, ये 60 रुपये यहाँ ले जाना था। सो डेट वॉज बेट अजीब कि इस सवाल में ये लाइन दी हुई थी, तो ओपनिंग RE जमा प्रॉफिट जमा करना था ताकि क्लोजिंग RE आ जाती। उसके बाद यार भाई के अगर पंगा लेने पे तो बंदा क्या करे, इसने नेट एसेट्स दे दिए हैं ऑन एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 14 के, इसको लिखना चाहिए था नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट है, इसने लिखा नहीं। लेकिन अगर आप फील करें ये एस के नेट एसेट्स ही हैं ऑन एक्विजिशन डेट, कैसे? ये असल में
नेट एसेट्स नहीं, माजरत माजरत माजरत, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये एसेट्स एक्विजिशन डेट के नहीं है, ये नेट एसेट्स बैलेंस शीट डेट के हैं, ये नेट एसेट्स बैलेंस शीट डेट के हैं। इसको ना यहाँ एक छोटा सा ऐसे लाइन डाल देनी चाहिए थी कम से कम, इसने बहुत बोंगी मारी है। यानी शेयर कैपिटल जमा ओपनिंग आ रही प्लस प्रॉफिट, तो ओपनिंग आ रही प्लस प्रॉफिट छोड़ना माय डियर, ये क्लोजिंग आ रही है, तो शेयर कैपिटल में अगर ओपनिंग आ रही जमा करें तो ओपनिंग नेट एसेट्स, शेयर कैपिटल में ओपनिंग आ रही जमा करें तो, अगर शेयर प्रीमियम वगैरह नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो शेयर कैपिटल प्लस ओपनिंग आ रही इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स, एंड शेयर कैपिटल प्लस क्लोजिंग आ रही, अब तो क्लोजिंग बन गई ना, इज इक्वल टू क्लोजिंग, बस ये सवाल में कहीं यूज ही नहीं होते क्लोजिंग नेट एसेट्स, हमें तो ओपनिंग नेट एसेट्स चाहिए होते हैं, वो तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि क्लोजिंग आरईएस की वो भी गिवन है 24 और प्री आरई भी गिवन है 6, तो 24 और 6 जब गिवन है तो हमें इस नेट एसेट्स की कोई जरूरत नहीं थी। एनीवेज आप लिख सकते हैं कि ये क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था इल्हाम होने का कि इनको टोटल करके जमा करते, फिर ही आपको पता चलना था, वरना 74 कैसे इल्हाम होना था। तो अजीब अजीब से लाइनें इसको नहीं डालनी चाहिए, हम तो छोड़ के आ गया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों आया, बहुत अच्छा किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छा जो समझ ना आया करो सबके साथ ऐसे ही करना होता है, बहुत बड़ी बोंगी मारी। तो ये मैं सवाल नहीं करा रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं 2015 वालों के साथ क्या हुआ था, आपके साथ जो होना है डेट इज एन इंडिपेंडेंट सिनेरियो, लेकिन इसलिए ये चीजें कराई जा रही हैं कि शायद आपके साथ भी ये हो जाए। तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये वर्किंग वन में ना माय डियर, 3 लाख शेयर कितने में खरीदे हैं, 50 में। अच्छा पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने की चीजें बेची, 25 की। P to S, S to P, बोलें जी, सोल्ड 25, और इधर S to P आपस की सेल है ना, एट इनवॉइस वैल्यू मीन सेल प्राइस जी, कितना 30। इंटरकंपनी परचेज रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड, असल में ये इंटरकंपनी क्या है, परचेज रिमेन अनसोल्ड एट, यहां तक कोई कंफ्यूजन, अनसोल्ड बताएं, एक्सेलेंट, ये असल में ऑपोजिट जगहों से उठानी थी, अंग्रेजी की मारे हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट जगहों से उठानी थी। कैसे, जीएल परचेज, वो तो जो इसकी सेल होगी उसमें से परचेज बची होगी ना, देखते नहीं रात तक किसी तरह एक दूसरे, मैंने तो बात कर दी है, जो जीएल ने सेल की होगी वो इधर की परचेज में पड़ी होगी, ये वाली, असल में परचेज का लफ्ज लिखे ना, परचेज, बायर शायर का लफ्ज नहीं डाला उसने इधर, अब उसने कहा परचेज, परचेज रिमेन अनसोल्ड ऑफ पेरेंट, पेरेंट की परचेज अभी तक, पेरेंट की परचेज किससे है, एस से, तो इधर फिर क्या आएगा 9 और इधर 5, नोट करें, और फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट तो आप निकाल लेंगे, जब आपकी बस होने वाली हो तो उससे आधा घंटा पहले आपने मुझे बता देना है। बस हो गई है, वेल डन, इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करता हूँ आधे घंटे में ख़त्म करने, इट्स वेरी नाइस।
आधा घंटा पहले बस हो गई थी। दैट्स नाइस यार, इसका नाम बनता है। आई रियली अप्रिशिएट। इसको 100 रुपया देना क्लास के बाद, मैंने क्लास से पहले निकल जाना है। ओके, और अनसोल्ड का प्रॉफिट तो आप निकाल लेंगे। बल्कि ठीक है, सोल्यूशन क्या आपको दिखाना, सब कुछ हुआ हुआ उसमें। तो अच्छा चलें, अगली एडजस्टमेंट आप समझें। ये बोले ये कितने लोगों को समझाए बगैर पता चल गया था कि यही उठाना है। ओके ठीक है, इसी तरह परसेंटेज भी इतनी होती है पासिंग, इसी एडजस्टमेंट की बेस पे नहीं होती, बाकी भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको बहुत अच्छी आती हैं, किसी मौके पे आप भी हाथ खड़ा करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का अब हल कोई नहीं है सिवाय इसके कि आपको अकल लगवाई जाए। इसका बता दें क्या करना है। डिफरेंस आगे इसको पढ़ के जरा बता दें क्या करना है। एंट्री कर दें मडिया। Frisbee is coming, catch it. That's nice. हाँ जी भाईजान, नहीं एंट्री कराए ना। द डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट्स बैलेंसेस ड्यू टू गुड्स डिस्पैच बाय अब्बू बाय पेरेंट विच वर रिसीव्ड बाय सब्सिडरी ऑन 5 जुलाई। एंट्री बताएं। एंट्री डेटर क्रेडिट कितने से करूं? 7 से। और क्रेडिटर डेबिट क्या मतलब, मुझे कैसे पता चला वो डेटर है वो क्रेडिटर है? आपस के करंट अकाउंट बैलेंसेस में शोहर कह रहे मैंने 7 लेने हैं और बीवी कह रही है मैंने 4। अब ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव से हम यही मतलब ले सकते हैं ना कि शायद लेने वाला पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हो और देने वाला नेगेटिव साइन यूज कर रहा हो, क्योंकि बैलेंस शीट तो उसने बना के दी नहीं, ट्रायल भी नहीं बना के दिया। बैलेंस शीट नहीं होती थी तो लाइबिलिटीज साइड पे पड़ा होता था। आप देख रहे हैं यहां तो चीजें मिक्स चल रही हैं, कभी शेयर कैपिटल आ रहा है, कभी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी सेल आ रही है आपस की। तो ये तो ना ट्रायल है ना वो है, ये तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो थोड़ा सा डेटर क्रेडिटर को जरा समझने की कोशिश करें। डेटर के लिए शायद उसने पॉजिटिव साइन यूज किया और क्रेडिटर के लिए, अब वो क्या कह रहा था मैंने कितने लेने हैं? 7। बीवी क्या कह रही थी मैंने कितने देने हैं? मेरे ख्याल से शोहर इसलिए कह रहा था मैंने 7 लेने हैं कि उसने चीजें डिस्पैच करके डेटर रिकॉर्ड कर लिया हुआ था 3 का एक्स्ट्रा। ओवरऑल डेटर को तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसके डेटर क्यों 7? मेरा सवाल यह कि वो क्यों 3 ज्यादा शो कर रहा है? कैंसिल करना तो बात की बात है, फिलहाल मुझे बताएं वो 3 ज्यादा क्यों शो कर रहा है? लॉजिक भी नीचे देखा करें। द डिफरेंस इज ड्यू टू गुड डिस्पैच बाय शोहर विच वर नॉट रिसीव्ड बाय सब्सिडरी। तो इसका मतलब है इसने 3 का रिसीवेबल बुक कर लिया, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और इसने 4 का पेबल बुक, वो सॉरी 3 का पेबल अभी बुक। अगर चीजें मिल चुकी होती तो ये भी कितना पेबल शो कर रही होती, फिर भी काटना तो था दोनों की किताबों से। गुड ज़ेन और कुछ नहीं। हाँ, अनरियलाइज प्रॉफिट तो इसका बाय डिफॉल्ट होता है। वो तो परचेज पहुंची भी अनसोल्ड पड़ी हुई है ना, वो तो परचेज पहुंची हुई अनसोल्ड पड़ी है, ये तो पहुंची नहीं। ये तो अगले को इल्हाम भी नहीं कि ये मेरी परचेज है, क्योंकि उसको मिली नहीं। वो तो परचेज वाली अनसोल्ड है, ये एक्स्ट्रा एक अनसोल्ड और आएगा सवाल में। ये तो वो अनसोल्ड है जो अगले को मिला है और उसने आगे नहीं बेचा। लेकिन इसके ऊपर प्रॉफिट इसलिए उल्टाना पड़ेगा कि ये अगले को सिरे से मिला ही नहीं। तो किसने बेचे? पी ने, तो CRE। ये भी तो स्टॉक में ही जाता है ना, और ये भी स्टॉक में ही जाता है। 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अच्छा, एक मीटिंग है मेरी 3 बजे 6 मिनट बाद, उसकी तैयारी मैं कर लूँ या फिर अनप्रिपेयर्ड चला जाऊँ? अनप्रिपेयर्ड चला जाऊँ, ठीक है, कोई नहीं, उसकी तैयारी की जरूरत नहीं है। आगे
अच्छा, एक एडजस्टमेंट इस सवाल के अंदर ऐसी है जो हम नहीं कर सकते, वो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया नहीं, इसलिए इस सवाल को मैं करने को भी नहीं कह रहा। तो एक एडजस्टमेंट तो हम कर सकते हैं, वो बता दें। नहीं ठीक है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, 2 आपने होमवर्क में कर लिया था, 1 फारग है, 3 4 में चीज़ें डिस्कस कर ली हैं मैंने आपसे, 5 भी नहायत ही फारग है, एक एडजस्टमेंट थी वो भी आपसे डिस्कस कर ली हुई है, 6 आपको एक दफ़ा होमवर्क में उधर डलवा के दे दिया था। 7 में हैं भाई चीज़ें, ज़रा 7 की चीज़ें किसी दिन डिस्कस करनी पड़ेंगी, कल इंशाल्लाह करेंगे इसको। चलें जाएं।